नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी, चाहे जीआईसी के लिए हो, चाहे वो जीडीसी के लिए हो। ओके? और बाकी हाँ, जो सीरीज चल रही है, अभी 2 से 3 पेपर और बचे हैं जीआईसी वाले, मे बी 3 पेपर हैं जीआईसी वाले, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं। उसके बाद में 6 से 7 पेपर, आपके 6 पेपर होंगे मेरे ख्याल से जीडीसी के, जीएस के लिए, जीएस सेक्शन वाले, ठीक है? वो भी। ये सब करने के बाद ना फिर एक नई सीरीज और स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। अभी आपका जीआईसी का थोड़ा सा एग्जाम डिले हुआ है और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जीडीसी का थोड़ा सा डिले हो जाए, पर मान के मत चलना। सेम डेट पर ही हाँ, ऐसे ही प्रिपरेशन करना, सेम डेट को जान के कि भाई 31 मई को ही होने वाला है। ठीक है? चलो, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको शेयर कर दी जाएगी। पहला पहला क्वेश्चन कौन सा है? जस्ट इस सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? या फिर ऐसा समझ लो, सबसे पहले ये भी पूछ लेगा कि सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, है ना? तो कौन सा है? एम एन रॉय है, बी आर अम्बेडकर साहब है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर एनी बेसेंट है? कौन है? एम एन रॉय साहब बहुत बड़े वकील थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका नाम पूरा क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। इन्हीं का एक रूपरेखा है जो संविधान आप देखते हैं ना। आप सभी लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ही जानते हो, आप लोग थोड़ा सा एम एन रॉय के बारे में भी जानना। इनका दिमाग है संविधान में बहुत ज्यादा। ठीक है? उसके बाद में थोड़ा सा और जानते रहिएगा इनके बारे में। 1920 में 1920 में इन्होंने ही सीपीआई की स्थापना करी थी। सीपीआई क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कहाँ पर? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है। ओके? उसके बाद थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में क्या है? ये क्या थी? इन्होंने क्या क्या शुरू करा है इंडिया में? 1882 में ये आई हैं मद्रास में। और इन्होंने किसकी स्थापना करी? इन्होंने दो चीजों की स्थापना करी। एक तो होम रूल लीग मूवमेंट की इंडिया में, होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है? किसके साथ में? बाल गंगाधर तिलक के साथ में, याद रखना। उसके बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम प्रथम क्या बनी? प्रेसिडेंट बनी है, प्रथम प्रेसिडेंट बनी, प्रथम लेडी प्रेसिडेंट बनी। मैं कह रहा हूँ प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम स्त्री प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो एनी बेसेंट बनी है। कब? कौन से में? 1917 में। ठीक है? उसके बाद में और एक और इनका योगदान क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो इंडिया में इन्होंने तो करी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है? आपको एक काम दे देता हूं मैं, इनके ना न्यूज़पेपर भी पूछे जाते हैं, प्लीज आप सर्च करना तो याद हो जाएंगे इनके न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक है? 1 मिनट लगेंगे बस आपको सर्च करने में। तो इनके न्यूज़पेपर आपको याद रखते हो। 4 चीजें आप इनकी याद रखनी। एनिमेशन की 5वीं चीज क्या है? ये आयरिश वुमेन है। कहाँ की है? आयरलैंड की है, आयरिश वुमेन है ये। ठीक है? लेकिन इंडिया में आके इतनी बस गई कि इनका पहनावा, भाई साड़ी पहनने लगी थी। आयरिश लोग, आपको पता है कैसे लोग क्या पहनते हैं वहां पर, लेकिन इन्होंने अपना इतना इंडियन कल्चर में इतना आत्मसात कर लिया इन्होंने, और एक दिन ये इंडिया की हो गई है। ठीक है? इतना बड़ा योगदान है इनका। और एक और चीज पूछ लेता है, याद रखना, इनके होम रूल लीग मूवमेंट को जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनके होम रूल लीग मूवमेंट को जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है? बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर क्या है? मोस्ट आप जानते हैं, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ड्राफ्ट कमेटी के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक? उसके बाद इन्होंने तीनों गोल में एकमात्र व्यक्ति जिसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया। तो कौन आंसर आता है भैया? बाबा साहब अम्बेडकर साहब। बहुत कुछ फैक्ट है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में बात करें तो, लेकिन थोड़ा सा ये है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक रही है जो जेल में लिखी है इन्होंने।
है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, ये कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्नाटक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले तो ये जान लो कि जो कर्नाटक है ना, ये कर्नाटक, ये वाला कर्नाटक नहीं, केरल वाला, ये कर्नाटक बोलते हैं इसको, ऐसे करके देखो, कर्नाटक, है ना। ओके, इसके बाद क्या है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कर्नाटक वो केरल वाला कर्नाटक नहीं है। ये कर्नाटक कौन सा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में वो स्थान था, वहां पर उत्कल का एरिया, उसको बोलते थे कर्नाटक। ठीक है। अब थोड़ा सा बेस समझ लो कि भाई ये वॉर हुई क्यों, क्यों वॉर हुई थी। ये 3 वॉर्स हुई थी, कितनी, 3 वॉर्स हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, 2 पार्टियां थी और 2 मध्यस्थ थे इसमें। एक तो हुई थी ईआईसी के बीच में, एक जस्ट सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ। हाँ, कितना हुआ कि एक तो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक एफआईसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब से कब तक वॉर चली, 3 वॉर हुई। कब से कब तक वॉर चली, 1740 से लेके और 1763 तक, ये 3 वॉर हुई हैं। आंसर तो मैं बता दूंगा, आंसर पहले इसका ना बेस समझ लो, ये बहुत काम की। अभी तो इस ये पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम इसका थोड़ा सा एडवांस और पूछ लेगा, इसलिए मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 वॉर हुई हैं और तीनों वॉर किसके बीच हुई है, ईआईसी और एफआईसी के बीच में। अच्छा, इसमें प्रॉक्सी कौन था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से। देखो क्या करते थे अंग्रेज, एक एक राजा का साथ दे रहे थे, फ्रेंच भी एक राजा का साथ दे रहे थे, अनवरुद्दीन का, है ना। तो दोनों राजाओं को सपोर्ट कर रहे थे, कभी युद्ध में डायरेक्ट करते थे और कभी इनडायरेक्ट करते थे, ये होता था। ठीक है, चलो पहले इसका आंसर देख लो। पहला कर्नाटक वॉर का डेट ये सही है, द्वितीय कर्नाटक वॉर की डेट ये नहीं, ये आंसर ये होगा। बाकी कर्नाटक तृतीय वॉर का ये सही है, और हाँ, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ये सही है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम की है, ये देख लो आप। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से अब। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। एक, 3 वॉरों के बारे में बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं भाई। 3 वॉरों में क्या क्या हुई है और इनकी कौन कौन सी ट्रीटीज भी हुई हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हुई हैं, तो ये भी काम की हैं, एग्जाम में आती आती हैं, बहुत बार आती हैं। पहला वॉर कब हुआ, 1746 में, फर्स्ट वॉर, फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में यहाँ बात करूँगा मैं। उसके बाद सेकंड के, पहला वॉर यहाँ, उसके बाद में सेकंड का यहाँ, और थर्ड का यहाँ, इन्फॉर्मेशन इसकी, है ना। पहले वॉर में क्या हुआ, पहला वॉर में आपका कौन सी ट्रीटी हुई, देखो ट्रीटी हुई, वॉर का नाम याद रखना, सेंट थॉमस का, सेंट थॉम बैटल का नाम था। ठीक है, ट्रीटी कौन सी हुई, एक्स ला चैपल की, कौन सी हुई, एक्स ला चैपल की ट्रीटी हुई, एक्स ला चैपल। 2 चीजें हर हालत में याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले कर्नाटक वॉर में, पहला कर्नाटक वॉर में कौन सा युद्ध हुआ, सेंट थॉम नामक स्थान का युद्ध हुआ, नाम की जगह था। कौन सी ट्रीटी हुई, एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई। ठीक है भाई, इतना समझ आया। ओके, उसके बाद में सेकंड में, सेकंड में कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी हुई पौंडीचेरी की, पौंडचेरी की ट्रीटी हुई। ठीक है, ओके। कौन सा युद्ध लड़ा गया फेमस यहाँ पर, वोंडीवॉस का, सॉरी आम्बूर का युद्ध, आम्बूर का युद्ध याद रखना। आम्बूर का, आम्बूर बैटल हुई यहाँ पर, आम्बूर नामक जगह पर, यहाँ पर अंग्रेज हार गए। पहले युद्ध में अंग्रेज भारी पड़े, सॉरी पहले युद्ध में फ्रांसीसी जीते, ये वाले में, कर्नाटक का प्रथम वॉर में। द्वितीय युद्ध में आम्बूर बैटल में बुरी तरह से हराया अंग्रेजों ने फ्रांस को। ठीक है, आम्बूर का बैटल हुआ, फिर ट्रीटी कौन सी हुई, पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई। तीसरा युद्ध हुआ, तीसरे युद्ध में कब हुआ, 1758 से 1763 में, कौन सा फेमस युद्ध हुआ, वोंडीवॉस का, वोंडीवॉस बॉटल कब हुई, 1760 में। ठीक है, ओके। और ट्रीटी कौन सी हुई, पेरिस की, पेरिस में जाके भैया इनकी ट्रीटी होती, इंडिया में नहीं ट्रीटी हुई इनकी।
तो तीनों बैटल में 3 ट्रीटी हुई हैं। तीनों बैटल का अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पर हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर्नाटक का फर्स्ट वॉर हुआ 1740 से 48 में। कौन सी जगह पर हुआ? इंडिया में ही है। इंडिया में जगह के नाम है, सेंट थॉन नाम की जगह पर हुआ। ट्रीटी हुई एक्सला चैपल। द्वितीय युद्ध हुआ अमूर अमूर बैटल, फेमस है ये। द्वितीय कर्नाटक वॉर, वॉर में अमूर बैटल फेमस हुई, जिसमें पौंडीचेरी जाके ट्रीटी हुई। तृतीय कर्नाटक वॉर में वॉन्डिवोस नामक पर फेमस वॉर हुई। और कौन सी ट्रीटी हुई? पेरिस ट्रीटी हुई। बस इतना याद रखना है यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, लीलावती के लेखक कौन है? महावीराचार्य, भास्कराचार्य, हेमचंद्र या फिर कालाचार्य? कौन है? देखो, भास्कराचार्य है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि चार, देखो, भास्कराचार्य ने क्या एक बुक लिखी, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि याद रखनी है। अब इसी बुक के ना 4 पार्ट हैं। कितने हैं? इसी बुक के 4 पार्ट हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड, क्या है? पहला है लीलावती। पहला पार्ट कौन सा है? लीलावती। चारों पार्ट याद रखने हैं आपको। उसके बाद में आपको बीज गणित, उसके बाद में आपको क्या है? बीज गणित, फिर उसके बाद गणिता अध्याय, फिर उसके बाद गोला अध्याय। लीलावती, बीज गणित, गणिता अध्याय और गोला अध्याय, ठीक है। ये 4 किताबों के नाम हैं इनके। और ये कौन सी सदी में है? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं एडी में। ये आप याद रखना है इसको, ठीक है। ये गणितज्ञ थे भाई, बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? अजातशत्रु ने, महापद्मानंद ने, या फिर कालाशोक ने, या फिर शिशुनाग ने? किसने बनाया? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने वाराणसी को क्या बनाया? द्वितीय राजधानी बनाया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ महापद्मानंद की उपाधियों को लेके। इनको क्या कहा जाता था? इनकी उपाधि थी, टाइटल्स नाम याद रखने हैं, पूछा जाता है भाई। ये महापद्मानंद बहुत बहुत बड़ा शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। तो सर्व छत्रांतक, क्या है? सर्व छत्रांतक एक उपाधि ये थी। उग्रसेन, उग्रसेन इन्हीं की उपाधि थी। बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। उसके बाद एक रट, एक राट, एक राट मतलब जिसका एकमात्र राजा, जिसका विशाल साम्राज्य हो, ठीक है। तो 3 इनकी उपाधियां याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व छत्रांतक, उग्रसेन और एकराट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां, एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के किसानों में, बंगाल के किसानों में, पंजाब के किसानों में, या फिर उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी और अन्य स्थानों के किसानों में? ठीक है, तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हरदोई के में। और कब शुरू हुआ? डेट याद रखना आप, 1921 और 1922। अच्छा, इसी डेट को ना एक और आंदोलन शुरू हुआ था केरल में। इसको क्या बोलते हैं? मोपला आंदोलन। इसी डेट को 1921 को, याद होगा आपको, मोपला रिवेलियन, मोपला आंदोलन, ठीक है, ये याद रखना। इसके लीडर कौन थे? एका आंदोलन के लीडर कौन है? मदारी पासी, मदारी पासी। और ये क्यों हुआ था? लगान ज्यादा थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कौन सी नदी फॉल्ट से होकर बहती है? तापी, माही, कृष्णा, गोदावरी? आंसर क्या होगा इसका भाई? क्या होगा? तापी होगा, ठीक है। अच्छा, और देख लो, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में आपका ये कहा है गोदावरी का, हाँ, गोदावरी का भी पूछा जाता है। गोदावरी का ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ये दोनों चीजें पूछी जाती है। त्र्यंबकेश्वर पूछ लेगा, अगर त्र्यंबकेश्वर नहीं पूछेगा तो क्या पूछ लेगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। और गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है। एक और फैक्ट क्या याद रखना है? गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा नहीं बोलते, याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, गोदावरी को दक्षिण की गंगा नहीं बोलते, क्या बोलते? दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। ठीक है। तो दक्षिण की गंगा कोई और नदी है। ठीक है। तो कृष्णा का ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहाँ है? महाबलेश्वर। गोदावरी का ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। ये सब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की नदियां हैं। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स में। तो गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोलते हैं। ओके। और भ्रंश घाटी में तापी के अलावा और एक और नदी है, कौन बहती है बताओ? कौन है? माही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, रूस से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से? तो क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा इसका? यूएसए से। यूएसए से हमने कई सारी चीजें ली हैं। अब मैंने ना 5 से 6 मिनट की क्लास है एक, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, जहां पर मैंने संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हमने संविधान में कहाँ कहाँ से चीजें हमने ली हैं। भाई हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? अंग्रेजों से ली है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। हाँ, और उसके बाद में हमने डीपीएसपीस, जो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो मैंने ना 5 से 6 मिनट की वीडियो है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है इसी तरह। तो वो ना प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके भाई वो क्लास जरूर देख लेना है आपने, वरना यहाँ तो पूरा टाइम लग जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, या फिर संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा? तो संसद के द्वारा भी चुना जाता है और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी चुना जाता है। मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में ना राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल बताए थे ना, कि आर्टिकल 53 क्या है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर होंगी राष्ट्रपति की। यही तो सब बताया था। आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति की ओथ है, शपथ है। आर्टिकल 61 क्या है? इम्पीचमेंट है। आर्टिकल 72 क्या है? क्या है? पार्डन की पावर है। आर्टिकल 123 क्या है? अध्यादेश की शक्ति जारी करने की। आर्टिकल 141 क्या है? राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको दोबारा से याद करने हैं। 53, 54, उसके बाद में 60, उसके बाद में 61, उसके बाद में 72, उसके बाद में 123, उसके बाद में 143। ये आर्टिकल ना आपको याद होने ही होने चाहिए हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 48, बहुत इजी है, बताओ। आर्टिकल 40 है, फिर आर्टिकल 51, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायतों गठन की बात करी गई है। और ये कैसा आर्टिकल है? एक गांधीवादी आर्टिकल है। आर्टिकल 32 क्या है? क्या है आर्टिकल 32? बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, हम 5 प्रकार की रिट जो मिलती हैं, इन्हीं के थ्रू, तो इसी आर्टिकल के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हम अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन के लिए से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, जननांकिकी, आनुवंशिकी, या फिर वायरस विज्ञान? क्या आंसर होगा इसका? जननांकिकी। इंग्लिश में इसका वर्ड का ना इंग्लिश भी याद रखना, डेमोग्राफी बोलते हैं इसको, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? स्टिमुलेट क्यों कौन करती है? भाई जिसको हम खाते हैं उसे बॉडी में हमारे में स्टिमुलेशन आते हैं, उत्तेजता आती है, नींद से हम जग जाते हैं भाई। तो क्या है? गेहूं है, गेहूं को खा के तो भाई नींद ही नींद आती है। अरहर है, दाल है, मक्का है, या फिर चाय है? क्या है भाई? चाय में ही तो होता है ना कैफीन, वही तो हमें जगाता है। तो ये क्या है? स्टिमुलेट कर रही है, यही तो उत्तेजित करती है पीने के बाद में, ऐसा फील करते हो भैया एनर्जी एनर्जी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भरतपुर में, मखदूम मथुरा में, अलीगढ़ में या फिर बीकानेर में? कहाँ है? मखदूम मथुरा में है बकरियों का। पता नहीं बकरियों का ही क्यों बनवाया मथुरा में। और मथुरा में ही मयूर संरक्षण केंद्र है मोरों के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 23 दिसंबर को, 23 नवंबर को या फिर 23 सितंबर को? बताओ कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह चौधरी, ठीक है, उनकी भाई जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि उनको किसानों का मसीहा भी कहते थे। क्या कहते थे? किसानों का मसीहा भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 72, 70, 74 या 97? 76 कब हुई है? 1974 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50, मैच करना है। बताओ एड्रिनल क्या है? सब जानते हैं, हार्मोन है भाई। थायमिन क्या है? विटामिन है। कैरेटिन क्या है? प्रोटीन है। सैकरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना है सैकरिन। देखो, जो हम गांव में बर्फ खाते हैं ना, 5 रुपए की, 10 रुपए की, और जो पहले आप सब खाते थे भाई, सबको पता है, तो जो मीठा होता है उस आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो, ना कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो और आजकल हम जो अमूल की मोस्टली और कंपनियों की हम आजकल आइसक्रीम खाते हैं, उसमें मीठा नहीं डला होता, उसमें क्या डला होता है? सैकरिन डला होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो, आर्टिफिशियल फेशियल स्वीटनर, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, सैकरिन। अब समझ आ गया आपको सैकरिन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 13 क्रमागत विषय संख्याओं का औसत 51 है। इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? देखो पहले तो ऑड संख्या जान लो कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? जो जिसमें दो से पूरी तरह से डिवाइड ना हो सके। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? 1 है, एक तो 3 है, 5 है, 7 है, ये तो हो रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आपका 9 है, पूरी तरह से कह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। ओके, तो अब यहाँ देख लो, 13 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब क्रम से, तो 2 का भाग नहीं जाता है। मान लो x मान ली, एक x होगी, उसके बाद में फिर जस्ट सेकेंड x प्लस, अब 13 लगातार करनी होगी ना भाई, x प्लस 2, 2 क्यों रखी? देखो एक तो 2 तो ये हो गया, x का मान 1 है। x का मान 1 क्यों है? मान लो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है, तो 1 प्लस, अब x प्लस 2 देखना यहाँ पे क्या होगा? 1 और प्लस 2 मतलब 3। 3 क्या है? विषम संख्या है, तो इसीलिए ना x का मान x प्लस 2 किया है। ऐसे ही 13 रखनी है। अब x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस कितना हो गया? 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14 प्लस x प्लस 16 प्लस x प्लस कितना हो गया? 18, x प्लस 20 प्लस x प्लस 22 प्लस x प्लस 24। औसत पूछ रहा है, इक्वल टू कितना है इनका? 51। कितना है? 51। अब जोड़ लो कितनी हो गई? 1x, 2x, 3x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13x तो ये हो गए। अब संख्या जोड़ लो कितनी है? 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है, 20, 30, उसके बाद 42। ओके, कितनी हो जाएगी पूरी इस तरह? तो कितना हो जाएगा पूरा जोड़ के? 13x प्लस 156 पूरा जोड़ के देख लेना, इतना होगा। अब क्या हुआ? कितना है? 51। अब 13 क्या है? औसत की बात कर रहा है ना, नीचे 13, भाई 13 संख्याओं की तो औसत की बात कर रहा है। हल कर लो इसको, कितना होगा? 13x प्लस 156 इक्वल टू 51। 51 गुणा 13 कितना होगा? 13x प्लस 156
कितना हो गया 663, 663। अब 13x इक्वल टू 663 माइनस 156, कितना बचा इसमें से देखो हटा के, 13x इक्वल टू 507, x इक्वल टू 507 अपॉन 13, कितने बार गया 13 3 39, ठीक है 13 3 39 11 और 13 नंबर 117, तो x का मान कितना बढ़ा गया 39। अब क्या कह रहा है देखो, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या, अब सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है x प्लस 24, तो मान रख दो कितना x प्लस 24 में x का मान कितना है 39, अब बताओ कितना हो गया 39 प्लस 24 कितना हुआ 63, आंसर क्या होगा इसका 63। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बाकी तो इसमें हाँ प्रीलिम्स वो थे, क्या नाम है आपका, करंट अफेयर वाले थे ना, तो वो तो मैं कराऊंगा नहीं, तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 16 क्वेश्चन निकले हैं, ये बहुत काम के, और जिसमें से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकली है प्लीज उसको गेन कर लेना, साइड में कहीं लिख लेना उसको, क्योंकि नेक्स्ट ना पेपर में कहीं से भी पूछ लेगा उसमें से उठा के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।